हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो इंडियंस हैं उन्होंने नेशनल मूवमेंट करने स्टार्ट कर दिए थे। मतलब कि उनमें एक वो आ गई थी भावना टाइप की कि जो इंडिया है वो हमारा है, कोई और इस पे कैसे राज कर सकता है, हम ब्रिटिश रूल के अंदर क्यों राज करें। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की एक भावना आ गई थी इंडियंस लोगों के अंदर। तो उन्होंने नेशनल काफ़ी मूवमेंट जो है इंडिया को ब्रिटिश से फ्री कराने के लिए, ठीक है, इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने काफ़ी मूवमेंट स्टार्ट कर दिए थे इंडियंस ने। लाइक 1870 से 1947 तक ये मूवमेंट चले थे। फिर 1947 में तो इंडिपेंडेंस हमें मिली गई थी। तो हम इन्हीं सारे मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कौन कौन से मूवमेंट थे, कौन लीडर्स थे जो उभर के आए इन मूवमेंट्स से, और कैसे जो है इंडिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो इसमें आपको दे रखा है ना कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट, हमने इससे पहले जो अभी 8th क्लास की हिस्ट्री में सारे चैप्टर्स पढ़े। देखिए 8th क्लास की हिस्ट्री में हमने ब्रिटिश रूल के ही बारे में पढ़ा ना, मॉडर्न हिस्ट्री है कि इसमें जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे पहले व्यापार करने के उससे इंडिया आए, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली, फिर कैसे उन्होंने धीरे धीरे जो है हमारी इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा किया। ठीक है, और यहाँ के फिर लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिश के रूल पे। तो पहले हमने इसमें यही पढ़ा कि जो ब्रिटिश है वो हमारी इंडियन की ज़मीनों पे कब्ज़ा किया और जो जितने भी किंग्स थे उनसे उनके सारे किंगडम को उन्होंने ले लिया था। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, फिर हमने ये पढ़ा कि जो ब्रिटिश लोग हैं, कॉलोनियल पीरियड है, उन्होंने कौन कौन से नए लॉज जो हैं इंडिया में लागू किए थे, नए नए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स वो यहाँ चलाने लगे। फिर हमने पढ़ा चेंजिंग इन द लाइफ्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल की जो ब्रिटिश है उनके वजह से पीजेंट्स जो किसान हैं उनके लाइफ में क्या बदलाव आए। लाइक किसानों से वो ज़मीन के बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे। ट्राइबल्स जो लोग थे उनको बहुत सारे जंगल के इलाकों में जाना उन्होंने मना कर दिया था। तो पीजेंट किसानों की लाइफ में और ट्राइबल्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद। फिर हमने पढ़ा एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी, मतलब कुछ चेंजेस ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स ने थोड़े बहुत अच्छे भी किए थे इंडिया के लिए। जैसे कि एजुकेशन चेंज आया था 19th सेंचुरी में इंडिया में। पहले ऐसा था कि जो अब नए तरीके आए थे पढ़ने के यहाँ पे इंडिया में, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें लाए। फिर डिबेट रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन, ये चीज़ अच्छी हुई कि इंडियंस मैंने जो सती प्रथा थी उसको भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि जो वुमेन्स है इंडिया में उनको भी पढ़ने का राइट होना चाहिए, उनको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। इससे पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ा कि कैसे फिर वुमेन्स को जो है सारे राइट मिले मैन के इक्वली और उन्हें पढ़ाया लिखाया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और सती प्रथा को कैसे बैन किया गया था, विडो मैरिज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना। फिर आया चैलेंजेस इन टू द कास्ट सिस्टम। अब देखिए जो इंडिया के लोग थे ना वो कास्ट सिस्टम को भी बहुत ही ज़्यादा मानते थे, क्योंकि जो ब्राह्मण्स लोग थे उन्होंने डिवाइड कर दिया था लोगों को 4 कास्ट में। तो इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी वाला बहुत चलता था इंडिया में कि अपर कास्ट के हैं हम, तुम छोटे कास्ट के हो तो तुम यहाँ पे आ नहीं सकते हो, ये वो। तो ये कास्ट सिस्टम बहुत चला था इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स लोगों ने और कुछ इंडियंस की हेल्प से ये कास्ट सिस्टम भी यहाँ से हटाया गया। सोशल एंड रिलीजियस फॉर्म, और जो भक्ति करने का तरीका था लोगों का, सेक्रीफाइस जो ये लोग करते थे, बली वली इंडियंस लोग, ठीक है, इनके बारे में भी बहुत ही ज़्यादा बात हुई। फिर रिवॉल्ट हुआ 1857 में कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो इंडियंस पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, बहुत हाई टैक्सेस लगा रहे थे। तो इंडियंस ने भी फिर सोचा कि हम क्यों सहें इनकी, अपने ही देश में रह के ब्रिटिशर्स के अंडर हम क्यों रहें। तो फिर उनके अंदर भी थोड़ा हुआ कि हाँ हमें उनका अपोज करना चाहिए। फिर हमने ये पढ़ा कि द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो क्राफ्ट था उसका भी डिक्लाइन हुआ, लाइक जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती थी उसका डिक्लाइन हुआ, और बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो की। तो हमने सारे चैप्टर्स में ये पढ़ा ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रीड अबाउट दीज इशूज, डू यू थिंक इंडियन वर डिस्कनेक्टेड विद द ब्रिटिश रूल? इफ़ सो हाउ आर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड? तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो जो इंडियंस थे वो तो डेफिनेटली ब्रिटिश के रूल इतना अत्याचार कर रहे थे, तो उन पे
जो इंडियंस लोगों को उससे अच्छा तो नहीं लगता होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बहुत से ग्रुप्स थे, लोग अलग अलग पीजेंट ट्राइबल सारे डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से, ठीक है। तो फिर मूवमेंट करने स्टार्ट किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है अपोज करना स्टार्ट किया। सो द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोग हैं उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना कैसे जागी, मतलब अपने देश के प्रति प्रेम की भावना कि ये देश तो हमारा है, इंडिया हमारा है, और जो ये ब्रिटिशर्स लोग हैं, अंग्रेज हो गए, बाहर से आके हमारे देश पर राज कर रहे हैं। देश हमारा है लेकिन ये हम पे ऑर्डर जमाते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सब सोचा इंडियंस ने। तो फिर ऐसे नेशनलिज्म जो है वो फैला, देश के प्रति प्रेम फैला, तो फिर बहुत सारे मूवमेंट आए, वो पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो अब मेंशन डेवलपमेंट लेड टू द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन, व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट meant। अब इतनी सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ी कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो इतने अत्याचार कर रहे थे इंडिया पे, तो यहाँ के लोगों ने भी खुद से क्वेश्चन पूछा फिर कि ये जो कंट्री इंडिया है ये है क्या, और ये है किसके लिए, ठीक है, किसके लिए है ये और है क्या। तो ये क्वेश्चंस इंडियंस के मन में आए। The answer that gradually emerged was India was the people of India, all the poor people irrespective of class, cover, caste, creed, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर। तो फिर धीरे धीरे इसके आंसर भी ढूंढे लोगों ने ही, तो इसका आंसर जो निकल के आया वो था कि इंडिया, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनकी है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी कंट्री इंडिया नहीं है, जो लोग हम जो पीपल हैं इंडिया के उनकी ही ये कंट्री है। और ऐसा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, अब जाति, धर्म, कौन से लोग क्या बोली बोल रहे हैं, ये वो जो इंडिया है वो सबकी है, उन सबकी जो यहाँ पे रह रहे हैं, भले ही क्या कोई भी कास्ट हो उनकी, कोई भी लैंग्वेज हो उनका, कलर कुछ भी हो, लेकिन इंडिया उन सब लोगों की है जो इंडिया पे रह रहे हैं। सो एंड द कंट्री इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम, और जो कंट्री है यहाँ के रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें भी हमारी हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए हैं। So with this answer came the awareness that the British were exercising control over the resources of India and the lives of its people, and until this control was wanted, India could not be for Indians. तो फिर इस आंसर के साथ कि इंडिया जो है वो इंडिया के लोगों की है, इंडियंस के जो इंडियन लोग थे ना उनके अंदर अवेयरनेस भी आई, एक चीज़ से जागरूकता आई कि जो ब्रिटिश लोग हैं इन लोगों ने क्या हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल कर रखा है, इंडिया के जो लोग हैं उनकी लाइफ्स पे, उनकी ज़िंदगी पे कंट्रोल कर रखा है, और जब तक ये कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा तब तक इंडिया जो है इंडियंस के लिए नहीं होगी। तो हमें क्या है, इन सारे जो भी ब्रिटिश लोगों ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर रखा है इन सब चीज़ों को ख़त्म करना है। So these consequences began to be clearly stated by the political association formed after 1850, especially those that come in being in 1870s and 1880s. तो मतलब फिर क्या हुआ, ये चीज़ें और ज़्यादा बड़ी, जो हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुए थे 1850 के बाद, स्पेशली 1870 से 1880s में जो हमारे पॉलिटिकल इंडियंस के हमारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बने थे, ठीक है, जहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि ब्रिटिशर्स कैसे हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो फिर स्पेशली ये चीज़ें और आगे बढ़ के आई इस टाइम पे। तो मोस्ट ऑफ दिस वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल सच एज लॉयर। तो जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होते थे ना, इसमें ज़्यादातर लोग होते थे जो इंग्लिश एजुकेटेड होते थे, प्रोफेशन से पहले ज़्यादातर लोग लॉ करते थे। तो इन लोगों के पास, इन लोगों को ना जो लॉ भी पता था कि ये लॉ ये है तो हमें हमारे राइट्स मिलने चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग तो ब्रिटिशर्स चल ही नहीं रहे हैं, ये तो लॉ को मानते नहीं और हम पे अत्याचार करते रहते हैं। तो लोगों को जो वहाँ पॉलिटिकल एसोसिएशन में थे उनको अवेयरनेस आई, उन्हें पता चला कि ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं, तो इससे क्या है, उन्होंने ये मूवमेंट करने स्टार्ट करे, विद्रोह करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स का। सो द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन। तो इन एसोसिएशन के नाम बताए कि कौन कौन से एसोसिएशन थे जिसमें कि जो इंडिया के लोग थे, जो मतलब जिन्होंने लॉ कर रखा था, जो लॉयर्स थे, वो थे पूना सार्वजनिक सभा थी, इंडियन एसोसिएशन थे, मद्रास महाजन सभा थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, और ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC। फिर क्या हुआ, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, इसका मीनिंग ही है, सार्वजनिक का मतलब है कि ऑल ऑफ द पीपल, सब लोगों के लिए, इसका मतलब ही ये है कि सब लोगों के लिए।
Though many of these associations functioned in specific part of the country, their goals were stated as the goals of all the people of India, not those of any one region, community of classes. अब देखिए, जो ये पूना सार्वजनिक सभा हो गई या ये जितने भी एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, बेशक ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट में फंक्शन कर रही थी, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में ये जो है वहीं पर फंक्शन कर रहे थे, लेकिन इनका मेन गोल, मेन एम ये था ना कि जो कंट्री के सारे लोग हैं सबको आज़ादी है, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए नहीं, या फिर पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं, या पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, वो किसी पर्टिकुलर के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो काम कर रहे थे पूरे देश के लिए। भले ही वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न में रह के काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो मेन गोल था, मोटिव यही था कि जो भी काम होगा वो देश के सारे लोगों के लिए होगा, जितने भी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग इंडियंस हैं, सभी लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, उनकी क्लास, कास्ट, उनका स्टेटस कुछ भी नहीं देखा जाएगा, इंडिया के जितने भी लोग हैं सबके लिए होगा। तो दे वर्क विद द आइडिया दैट द पीपल्स शुड बी सोवर्जिन। तो मतलब उनका मेन आइडिया ये था, मतलब वो इसी आइडिया के साथ काम करते थे कि जो इंडिया के लोग होने चाहिए वो सोवर्जिन होने चाहिए। सोवर्जिन मतलब ये होता है कि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि हम इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद से काम कर सके, और जो आउटसाइडर है वो हमारे काम पे कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। मतलब उनका मेन एम ये था कि जो इंडियन के लोग हैं, जो इंडिया के लोग हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करे, खुद से अपने डिसीज़न ले। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो हमारे डिसीज़न पे कोई इफेक्ट ना डाले, कोई इंटरफेयर ना करे, उनका मेन आइडिया ये था। अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, मतलब यही कि नेशनलिज्म को बढ़ावा दो। तो अगर दूसरे वर्ड में हम देखें तो दे बिलीव दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। तो मतलब अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो जो इंडियन लोग थे, जो ये लॉयर्स थे, वो चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं उनके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, उनको ये पावर देनी चाहिए कि जो वो उनके अफेयर्स हैं, उनके मैटर हैं, वो खुद डिसीज़न ले अपने मैटर के रिगार्डिंग। ब्रिटिशर्स लोगों को डिसीज़न लेने का कोई अधिकार नहीं है, जिसका डिसीज़न है इंडियंस का, वो खुद अपने डिसीज़न लेगा। ठीक है, सो द डिससेटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870 एंड 1880s। ठीक है, जो मतलब ब्रिटिश रूल था उससे इंडियन लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि वो कर ही इतना अत्याचार रहे थे। तो फिर जो इंडिया के लोग थे, लाइक 1870 से 1880s तक उन्होंने बहुत मूवमेंट स्टार्ट करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया था फिर ब्रिटिशर्स का। अब लाइक हद कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि हमारी कंट्री है, ठीक है, हम इस कंट्री के लोग हैं, तो फिर हम बाहर के आउटसाइडर्स लोग जो है हम पे राज क्यों करें। और जो ब्रिटिशर्स लोगों ने हैं, उन्होंने क्या कर दिया था, आर्म एक्ट पास किया था 1878 में। कब किया था? 1878 में ब्रिटिशर्स ने आर्म एक्ट पास किया था, जिसमें क्या था ना कि कोई भी इंडियन जो है वो अपने साथ कोई भी हथियार नहीं रख सकता है, बंदूक कुछ भी नहीं रख सकता है, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर वो इंडियंस हथियार रखेंगे तो न जाने कब ये हम पे हमला कर दे। तो इन्होंने फिर ये एक्ट पास कर दिया कि जो इंडियंस है वो अपने पास कुछ हथियार रख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और सेम टाइम पे क्या हुआ था, इसी 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी जो है वो पास हुआ था। ठीक है, इन एन एफर्ट टू साइलेंस दोस हु वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये लोग उन लोगों को चुप कराना चाहते थे जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ये वो। ठीक है, द एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू confiscate the assets of newspaper including their printing press if the newspaper published anything that was found objectionable। ठीक है, मतलब इन लोगों ने ऐसा बोल दिया था कि जो ब्रिटिशर्स, जो हम लोग चाहेंगे, जो वो प्रिंटिंग मीडिया है या मास मीडिया, वो वही प्रिंट करेगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी ऑब्जेक्शनल उन्होंने प्रिंट कर दी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। इन्होंने ऐसे एक्ट जो है पास कर दिए थे। तो फिर इससे इंडियंस लोगों को बहुत गुस्सा आया, ना हमें आर्म रखने दे रहे हैं, हथियार कुछ नहीं रखने दे रहे, और हम जो चाहते हैं वो हम प्रिंट भी नहीं कर सकते हैं। तो 1883 में क्या हुआ ना, देयर वॉज अ फ्यूरोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इलबर्ट बिल। अब उन्होंने 1883 में इलबर्ट बिल भी पास कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो इसमें क्या था ना, द बिल प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन एंड सॉट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। ठीक है,
बट व्हेन द वाइट अपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द बिल, इंडियंस वर इनरेज्ड। मतलब इसमें क्या था कि मतलब जो मतलब इंडिया के लोग थे वो बोल रहे थे कि जो इंडिया और ब्रिटिश के जज हैं वो इक्वली रहो। मतलब इसमें ऐसा था ना कि अगर कोई ब्रिटिशर्स क्या है वो इंडिया पे अत्याचार कर रहा है या कुछ गुनाह कर रहा है तो हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन जो इंडिया लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उसने इल्बर्ट बिल पास कर दिया कि अगर कोई ब्रिटिशर्स इंडियंस के खिलाफ कुछ गलत भी कर रहा है ना, तो जो जज होगा, जो डिसाइड करेगा, जो कोर्ट में जज होगा वो इंग्लिश का ही होगा। मतलब ब्रिटिश ही जज होगा, वही डिसाइड करेगा कि उस ब्रिटिशर्स के साथ क्या करना है। मतलब इन्होंने क्या है, इंडिया से बोला कि तुम्हारा कोई जज भी नहीं हो सकता है, तुम खुद से अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो डिसाइड ब्रिटिशर ही करेगी कि उसका क्या करना है। ठीक है, तो मतलब ये बिल पास कर दिया। तो फिर इसके बाद तो जो है इंडियंस वो बहुत ही भड़क गए थे, क्योंकि ना आर्म्स रख सकते हैं, ना अपनी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं, और ना ही अपने जजेस रख सकते हैं। तो इससे इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा भड़क गई थी। सो द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड्स ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो ये इवेंट से यही हो रहा था कि एक रेशियल एटीट्यूड आ रहा था। रेशियल मतलब कलर होता है ना, ब्लैक वाइट, इसके हिसाब से होता है कि जो ये वाइट लोग हैं ये अपना ही हमारी कंट्री में सारी चीज़ें अपना जमा रहे हैं। So the need for an all India organization of educated Indian had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy depend this desire। तो मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी कि सब लोग यहाँ अच्छे से रहें, लेकिन ये इल्बर्ट बिल ने जो बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी जो है इसने कर दी थी कि कोई जज नहीं रहेगा इंडिया का, कुछ अत्याचार हो रहा है इंडिया पे, इंडियंस पे, तो वो डिसाइड भी क्या करेगी, ब्रिटिश का ही जज डिसाइड करेगा। तो फिर क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो इस्टेब्लिश हुई। ठीक है, लाइक 72 मेंबर्स थे उसमें। ठीक है, इन लोग इंडियंस ने फिर खुद ही जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश की। 72 मेंबर्स थे उसमें ऑल ओवर द कंट्री के, जो कि बॉम्बे में मीट हुए थे दिसंबर 1885 में ये मिले। ठीक है, यहाँ पे सो द अर्ली लीडरशिप दादा भाई नौरोजी, पेशोरा, फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बदरुद्दीन त्याबी, WC बनर्जी, सुंदरनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रनिया अय्यर अमोंग अदर वॉज लार्जली फ्रॉम बम्बई एंड कलकत्ता। तो ये मेंबर बताए हैं जो जो नेशनल के मतलब कांग्रेस नेशनल के मेंबर्स थे, ये मोस्टली बम्बई और कलकत्ता से ही थे, और मोस्टली वो थे। देखिए, अ बिजनेस एंड पब्लिसिस्ट सेटल्ड इन लंदन। ठीक है, मोस्टली ये लोग वो लोग थे जो बिजनेसमैन थे या फिर पब्लिसिस्ट थे जो कि लंदन में रह रहे थे। ठीक है, एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट गाइडेड द यंगर नेशनलिस्ट, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल। ठीक है, H.O. Hume ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम वेरियस रीजन टुगेदर। तो ये इंडियन को वेरियस रीजन से टुगेदर भी लेके आए थे। अब देखिए, अ नेशन इन द मेकिंग। अब जो लोग हैं वो इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए उन लोगों ने क्या करा, लाइक कांग्रेस को पहले तो It has often been said that the Congress in the first 20 years was moderate in its objective and method। मतलब ये है कि जो कांग्रेस था ना वो अपने फर्स्ट 20 years में जो भी काम वो करना चाह रहे थे उसमें मॉडरेट था, जो भी मेन गोल था। मतलब धीरे धीरे वो काम कर रहा था, बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहा था। और मोस्टली इस टाइम पे जो कांग्रेस थी ना वो बोलती थी कि हमें अपने जो भी हम पे अत्याचार हो रहे हैं उसके चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एकदम से धावा नहीं बोल देना है, एकदम से ब्रिटिशर्स पे जाके अटैक नहीं करना है, हमें क्या है तो आवाज़ उठानी है, धीरे धीरे काम करना है। ठीक है, मॉडरेट चल रहा था उस टाइम पे कि वो ये बोल रहे थे कि अपनी आवाज़ बढ़ाओ। ठीक है, और यहाँ पे ये था कि इट वांटेड द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस वेयर नन एग्जिस्ट। मतलब फिर ये लोग चाह रहे थे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो उसे ज़्यादा पावर दी जाए, मतलब कि जो लॉ बना रहे हैं, ठीक है, वो हमें भी अधिकार हो बनाने का, हमारा लॉ बनाने वाला अलग हो और जो लॉ को पास करवा रहा है वो अलग हो, हमें पावर दी जाए, बोल रहे थे इंडियंस लोग उनसे। तो मतलब वॉइस उठा रहे थे, अटैक नहीं कर रहे थे, एकदम वॉइस उठा रहे थे, आवाज़ उठा के उनसे मांग रहे थे कि हम सारी चीज़ें जो है हमें राइट दो।
सो डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशन इन द गवर्नमेंट। वो बोल रहे थे कि जो इंडियंस है उनको गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशन में दो, अच्छी पोजीशन में हमें गवर्नमेंट में रखो, ठीक है। फॉर दिस पर्पस इट कॉल्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट जस्ट इन इंडिया। अब देखिए आज भी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो जो क्लियर करता है वो अच्छी पोजीशन में जाता है ना, आईएएस आईपीएस ये सारी जो पोजीशंस होती हैं। तो इंडियंस ने ये डिमांड की कि हम लोगों को भी अच्छी पोजीशन दो गवर्नमेंट में। जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सिर्फ लंदन में ही ना हो, इंडिया में भी हो, जिससे कि अगर हम उसे पास करें तो हमें एक अच्छी पोजीशन मिले गवर्नमेंट में। So the demand for Indianization of the administration was a part of movement against racism, ठीक है। तो मतलब ये लोग ये चाह रहे थे कि इंडियंस को भी अधिकार होना चाहिए हर चीज़ का। Since most important jobs at the time were monopolized by वाइट ऑफिशियल्स, क्योंकि इस टाइम पे क्या था ना, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अच्छी और इम्पॉर्टेंट जॉब थी वो सिर्फ वाइट लोग या अंग्रेज लोग ही लेते थे, इंडियंस को अच्छी जॉब्स देते ही नहीं थे। एंड द ब्रिटिश जनरली एज्यूम दैट इंडियन कुड नॉट बी गिवन पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ब्रिटिशर्स क्या है, ये सोचते थे कि जो इंडियंस है उनको कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं देनी चाहिए जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो, वो ब्रिटिशर ही करेगा, ब्रिटिश ही करेगा। तो जो अच्छी अच्छी और इम्पॉर्टेंट हाई पोजीशन की जॉब्स थी वो ब्रिटिशर्स लोग खुद को ही देते थे, अपने ही लोगों को देते थे। Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain wealth to England. अब इंडियनाइजेशन में मोस्टली ये था कि जो इंडियंस हैं उनको भी अच्छी जॉब दी जाए, उनको भी इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जाए गवर्नमेंट का, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो क्या करते थे, अच्छी पोस्ट में अपने ही आदमियों को रखते थे, जिससे क्या हो रहा था, जो मेजर पार्ट था सैलरी का वो ब्रिटिश लोगों के ही पास जा रहा था, इंडियन के पास तो आ नहीं रहा था। तो इंडियंस लोगों ने यही सोचा कि अगर हम इंडियनाइजेशन होगा, अच्छी पोस्ट हमें भी जाएगी, तो जिससे क्या होगा, जो इंग्लैंड है वहाँ की थोड़ी वेल्थ कम होगी, हम लोगों के पास भी जो है थोड़ा पैसा आएगा अगर हम अच्छी पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। Other demand included the separation of the judiciary from executive, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression, ठीक है। तो इसमें क्या था, लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि जो हमारी जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करो। लाइक जजेस जो मतलब लॉ बनाते हैं और जो लॉ पास करते हैं वो जजेस अलग होने चाहिए, एक ही जज नहीं होना चाहिए कि लॉ भी वही बनाएगा या लॉ भी वही पास करेगा, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए। और जो ये आर्म एक्ट लगा रखा है ना तुम लोगों ने हम पे कि हम लोग मतलब अपने पास कोई हथियार नहीं रख सकते, इस एक्ट को भी तुम लोग हटाओ। और हम इंडियंस को क्या है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमें अपने के लिए बोलने का अधिकार होना चाहिए, अपने एक्सप्रेशंस रखने का हमें अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी मांग जो है इंडियन कांग्रेस ब्रिटिशर से कर रहा था अपनी वॉइस उठा के। सो द अर्ली कांग्रेस ऑल्सो रेज्ड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इशूज़, बहुत सारे इकोनॉमिक इशूज़ भी जो है कांग्रेस ने उठाए, इकोनॉमिक के पैसों से रिलेटेड। इट डिक्लेयर दैट ब्रिटिश रूल हैड लेड पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, उन्होंने ये भी बोला कि ब्रिटिश रूल जब से इंडिया में आए हैं, ब्रिटिशर्स जब से इंडिया में आए हैं तब से इंडिया में गरीबी आ गई है, बहुत ज़्यादा भुखमरी आ गई है, फेमिन्स मतलब भुखमरी आ गई है, क्योंकि ये लोग हमसे टैक्स ही इतना ज़्यादा ले रहे हैं, हम इनका टैक्स ही पे नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके वजह से गरीबी बहुत आ गई है इंडिया में, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना ज़्यादा कर रहे हैं ये पीजेंट और ज़मींदार पे, ठीक है। और जो हम लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सारे ग्रेन्स यूरोप में पहुंचा दे रहे हैं, जिससे क्या है हमारी कंट्री में शॉर्टेज आ रही है, ठीक है। सो द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड मोर फंड्स फॉर इरिगेशन। तो कांग्रेस ने ये डिमांड किया कि तुम पहले तो हमारा रेवेन्यू कम करो, जो टैक्स हमसे ले रहे हो वो कम करो, और जो तुमने अपनी इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्री बना के रखी है, इतनी आर्म फोर्सेस बना के रखी है, उस पर जो तुम पैसा लगा रहे हो उसे कम करो, और हमें इरिगेशन के लिए ज़्यादा फंड दो, जिससे कि अगर हम इरिगेशन करें तभी तो हमारी खेती अच्छी होगी ना, तो तुम हमें इरिगेशन के लिए पैसा दो। उन्होंने ये डिमांड किया ब्रिटिशर से कांग्रेस ने। इट पास्ड मैनी रिजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ठीक है, उन्होंने सॉल्ट टैक्स को मतलब अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो नमक था उस पर भी टैक्स लगाते थे, अगर वो हमें नमक देते थे उस पर भी टैक्स लगाते थे, तो उसको भी हटाने को बोला इसने कांग्रेस ने। और ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड, ठीक है, ये लोग क्या है लेबर्स को अब्रॉड में भेज देते थे दूसरी जगह, वहाँ उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता था, तो उसको हटाने को बोला। और बोला जो फॉरेस्ट जंगलों में लोग रह रहे हैं उसको मतलब उनको तुम इतना बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो।
So all this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars और industrialists. तो इससे हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि जो कांग्रेस है वो एजुकेटेड है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अच्छे लोगों मतलब प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में वो नहीं बात कर रहे हैं। वो लोग जो ज़मींदार हमींदार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो गांव के पीजेंट फार्मर हैं, ट्राइब्स हैं, पुअर लोग हैं, लेबर लोग हैं, उनके लिए भी बात कर रहे हैं, उनके हक के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कांग्रेस है वो पूरी इंडिया के लोगों के लिए बात कर रही है, सिर्फ एक कोई प्रोफेशनल ग्रुप या जो ग्रुप थोड़ा अच्छा हो, जिसके पास पावर हो, उसके लिए ही बात नहीं कर रही है, पूरे इंडिया के लोगों के लिए बात कर रही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड स्टेटस, ठीक है। अब देखिए, द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो मॉडरेट लीडर्स थे, मतलब कांग्रेस के मतलब जो लीडर्स, मॉडरेट लीडर्स उन्हें बोलेंगे, जो लीडर्स लाइक धीरे धीरे काम करते थे और बोलते थे अपने आवाज़ उठा के काम करो, एकदम से अटैक मत करो। तो वो लोगों पे भी, पब्लिक में भी ये अवेयरनेस जगाना चाहते थे, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पहले जो ब्रिटिश कह रही थी वो मान रहे थे, उनके खिलाफ कुछ कर नहीं रहे थे, ठीक है, वो दबा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो इंडियंस जो है हम दब रहे थे, उनके अंडर काम कर रहे थे। तो कांग्रेस लीडर ने भी बोला, पब्लिक में अवेयरनेस भी जो है उनके जागरूकता भी जगाई कि जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो कितना गंदे रूल्स जो है हमें लगाए गए हैं और कितना गंदा व्यवहार हमारे साथ करते हैं। तो अवेयर किया लोगों को। उन्होंने क्या है, न्यूज़पेपर पब्लिश किए, आर्टिकल रोज किए, ठीक है, आर्टिकल उन्होंने लिखे और ये दिखाया कि जो ब्रिटिश है उसके वजह से कैसे हमारी कंट्री की क्या है, इकोनॉमिक ख़त्म हो गई है, पैसा कैसे हमसे छीनता हुआ जा रहा है और वो अपने पास पैसे रख रहे हैं। They criticized British rule in their speeches and sent representatives to different part of the country to mobilize public opinion। और वो मतलब ब्रिटिश के रूल्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है, जो कांग्रेस लोग थे अपने स्पीचेस जब देते थे तो ब्रिटिशर्स के रूल्स को क्रिटिसाइज़ करते थे, बोलते थे कि कितना अत्याचार करते हैं ये लोग हम पे। और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कांग्रेस में लोग थे, उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में भेजा गया जहाँ से लोगों का ओपिनियन भी लिया गया, ठीक है। They felt that the British had respect for the ideals of freedom and justice, ठीक है, so they would accept the just demand of Indians, ठीक है, मतलब यही बोल रहे थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें सब मिलना चाहिए। What was necessary therefore was to express this demand and make the government aware of the feeling of Indian। मतलब यही था कि वो लोग गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को अवेयर करना चाह रहे थे कि हमारी भी फीलिंग्स है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, वही कि जो आज़ादी है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, ये इसमें पढ़ेंगे हम। तो 1890s के टाइम पे क्या हो गया था ना, बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने क्या है क्वेश्चंस उठाने शुरू कर दिए थे पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस के पे, ठीक है, कि तुम इतने धीरे धीरे काम कर रहे हो और अटैक नहीं कर रहे हो, ये वो करके, ठीक है। In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objective and method, ठीक है, मतलब वो जो ये जो मॉडरेट कांग्रेस थी ना, इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि तुम इतने धीरे धीरे काम कर रहे हो और तुम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हो, उन पे हमला वमला नहीं कर रहे हो, ये वो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, तुम बोलोगे वो लोग तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं करेंगे। तो जो ये एक्सट्रीमेट ग्रुप था, जो ये मतलब जैसा गंगाधर तिलक थे, लाजपत राय थे, ये भी कांग्रेस के ही थे। मतलब इन लोग का ये मानना था कि हमें उनसे मांगना नहीं है कुछ, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, तो हम उनसे मांगे क्यों, हम उनसे बोले क्यों कि ये कर दो वो कर दो। तो मतलब वो ये चाहते थे कि हमें नए मेथड्स जो है उठाने चाहिए, उन पर अटैक भी करना चाहिए, ऐसे ही बोल बोल के कुछ नहीं होने वाला है। तो वो यही क्रिटिसाइज़ करते थे कि कैसे ये लोग प्रेयर कर रहे हैं उन लोगों से, ठीक है। तो वो यही बोलते थे कि जो लोग हैं ना उनको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हम लोगों को कि गवर्नमेंट से बोले, ब्रिटिशर से बोले तुम ये कर दो वो कर दो, उन पे डिपेंडेंट नहीं है। जो इंडियंस है उन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो जो ये लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ये लोग जो मॉडरेट कांग्रेस थी ना उसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही थी, बोल रही थी कि ऐसे वॉइस उठा के ही कुछ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे ही हमें ये कुछ नहीं देंगे।
मतलब वो लोग ये बोलते थे ना कि वो ये बोलते कि जो लोग हैं उनको लड़ना भी चाहिए स्वराज के लिए, मतलब स्वराज मतलब हम खुद राज करेंगे। और उन्होंने तिलक ने एक लोग मतलब स्लोगन भी उन्होंने खड़ा कर दिया था कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जो आज़ादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, ठीक है। तो मतलब जो ये कांग्रेस ग्रुप का ये वाला पार्ट था, बंगाल वाला और महाराष्ट्र वाला, जिसके लीडर्स जो लाला लाजपत राय थे, गंगाधर तिलक थे, इन लोगों ने जो कांग्रेस का मॉडरेट वाला पार्ट था उसको क्रिटिसाइज़ किया और बोला कि सिर्फ आवाज़ उठा के कुछ नहीं होगा, तुम फाइट भी करो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, हमें अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और जो आज़ादी है वो हमारा अधिकार है, तो वो हमें मिलकर ही रहेगा। हमें उनसे हाथ जोड़ के नहीं मांगना है कुछ भी, हमें उनसे लड़ के छीनना है, ठीक है। तो 1905 में क्या हुआ, वाइसरी जो कुर्जन पार्शियन बंगाल, फिर अब बंगाल को फिर पार्शियन भी कर दिया, फिर अब कंट्री के पार्टीशन भी होने लगे, ठीक है। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो 1905 में थे ना वाइसरी, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल को इंडिया से अलग कर दिया, क्योंकि बंगाल ही उस टाइम पे बिगेस्ट प्रोविंसेस था। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ना वो बंगाल था, बंगाल से ही ज़्यादा रिवॉल्ट उठ के आ रहे थे, विद्रोह हो रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हम बंगाल को बांट देंगे, पूरे देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे, तो ये सारे रिवॉल्ट जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीज़न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब वही है कि वो खुद को देख रहे थे कि अब सारे जो मूवमेंट है वो बंगाल से उठ के आ रहे हैं, तो हम बंगाल को ही डिवाइड कर देते हैं, बंगाल को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए देख रहे थे ब्रिटिशर्स लोग बंगाल को अलग करना। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंसेस, द गवर्नमेंट सेपरेट ईस्ट बंगाल एंड माइग्रेटेड इट विद द आसाम। तो गवर्नमेंट ने क्या, फिर ईस्ट बंगाल को डिवाइड कर दिया और ईस्ट बंगाल आ गया, ईस्ट बंगाल को, ठीक है, उन्होंने असम के साथ जो है मर्ज कर दिया उसमें। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politician and to split the Bengal people। तो मेन मोटिव डिवाइड करने का ब्रिटिशर्स का यही था कि जो लोग हैं वो डिवाइड हो जाएं, जो बंगाल के पॉलिटिशियंस हैं वो डिवाइड हो जाएं, वहाँ के लोग अलग अलग हो जाएं, तो फिर कैसे ये मूवमेंट करेंगे, इसीलिए उन्होंने बंगाल को क्या है अलग कर दिया था। सो द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरेटेड पीपल ऑल ओवर द इंडिया। लेकिन जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो इधर उधर से लोगों को फिर बहुत बुरा लगा, बहुत ब्रिटिशर इंडियंस को बहुत ही गुस्सा आया। तो जितने भी सेक्शन थे ना कांग्रेस के, जैसे कि मॉडरेट और रेडिकल्स, मॉडरेट वो लोग जो सिर्फ बोल के काम करवाना चाह रहे थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे, और रेडिकल्स वो लोग जो बोलते थे कि फ़ाइट करो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, ठीक है। तो वो इसका अपोज करने लगे कि कैसे तुम लोगों ने बंगाल को अलग कर दिया। तो इससे क्या हुआ, लार्ज पब्लिक मीटिंग होने लगी, और क्या था, फिर बहुत से लोग जो हैं एक साथ खड़े हुए, ठीक है, प्रोटेस्ट किया उन्होंने। सो द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज स्वदेशी मूवमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इकोज एल्सवेयर टू, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, जो लोगों ने क्या है स्वदेशी मूवमेंट उन्होंने खड़ा कर दिया कि जो स्वदेशी मूवमेंट मतलब जो बाहर से जो ब्रिटिशर्स लोग कपड़े ला के हमें दे रहे हैं, या बाहर से जो भी वो ला के इंडिया पे रख रहे हैं, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, हमें ब्रिटिशर्स की लाई हुई चीज़ें रखनी ही नहीं है, ठीक है। तो ये स्वदेशी मूवमेंट आया, और बंगाल में तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट था, बंगाल में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि बंगाल को ये लोग अलग कर रहे थे। लेकिन और जगह भी जो है इसकी आवाज़ें गई, तो और बंगाल के अलावा और कंट्रीज़ और सिटीज़ भी जो है, और जगह पे भी ये मूवमेंट उभर के आया कि वहाँ पे भी वो ब्रिटिशर्स की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे स्लोगन भी लोग वंदे मातरम मूवमेंट भी इसको जो है बोलते थे। फिर ये देखिए ना, द स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज ब्रिटिश रूल एंड इंक्रीज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट में मोस्टली यही था कि जो ब्रिटिशर्स लोग रूल कर रहे हैं उसको हटाओ, ब्रिटिशर्स के लाई हुई चीज़ें कुछ भी मत रखो, और खुद से अपने लिए चीज़ें करो, ठीक है। लाइक उनकी एजुकेशन मत लो, ठीक है, उनके जो भी कपड़े दे रहे हैं वो सब मत लो, जो इंडियन से अपनी लैंग्वेज का यूज़ करो, उनकी लैंग्वेज का, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ मत करो, स्वराज के लिए लड़ो, मतलब अब हम स्वयं राज करेंगे उसके लिए तुम लड़ो, ठीक है। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। तो जो कांग्रेस का रेडिकल वाला पार्ट था,
जो फाइट करने को बोलता था स्वराज के लिए, उन्होंने बोला कि जो इंडिया ब्रिटिश से जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको बाइकआउट करो, उसको रोको, उसको अगर वो अलाते भी हैं तो उनको तुम उनका यूज़ ही मत करो, ठीक है। सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट द रिवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवर ब्रिटिश रूल। तो बहुत से लोग इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने ये भी बोला कि हमें वायलेंस करना ही पड़ेगा, अगर हमें इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर फेंकना है तो हमें लड़ाई झगड़ा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे यहाँ से जाने भी नहीं वाले हैं। ये देखिए लाला लाजपत राय की फ़ोटो दिखाई है यहाँ पे आपको। ये रेडिकल पार्ट में कांग्रेस के रेडिकल वाले पार्ट में थे, ठीक है, मतलब फाइट फॉर स्वराज में। So the opening decade of the 20th century were marked by other development as well। तो जो 20th decade में 20th century में क्या हुआ, और भी डेवलपमेंट आए, ठीक है। द ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब फॉर्म्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढेका। तो जो मुस्लिम लोग थे ना, लाइक अब मुस्लिम लोग पहले से ही चाहते थे कि हम इंडिया से अलग हो जाएं, हम यहाँ से अलग हो जाएं, क्योंकि अगर हम यहीं रहे तो ये इंडियंस लोग, हिंदू लोग जो हमें दबा के रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपनी अलग ही लीग बना ली, ये खुद ही चाहते थे कि हम अलग ही हो जाएं इंडिया से, ठीक है। तो ये मुस्लिम लोगों ने, जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब थे, इन्होंने अपनी एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली ढाका में 1906 में। और जो ये लीग थी ना, इन्होंने सपोर्ट किया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उन्होंने इसको सपोर्ट किया मुस्लिम्स ने। It desired to separate electorates for Muslim, a demand conceded by the government in 1909। तो मतलब ये मुस्लिम्स लोग बोलने लगे कि जो मतलब हम हैं, मुस्लिम हैं, हमें क्या है, इलेक्शन अलग से होंगे, हमारे इलेक्शंस अलग से होंगे, हमारा लीडर अलग से बनेगा, ठीक है, हम अलग वोट करेंगे। तो फिर इनकी डिमांड जो है गवर्नमेंट ने 1909 में मान भी ली थी। तो कुछ सीट थी जो मुस्लिम के लिए रिज़र्व करके रख दी थी काउंसिल में, कुछ सीट्स उनके लिए रिज़र्व रहेगी, और जो मुस्लिम लीडर बनेगा ना वो सिर्फ मुस्लिम्स लोग ही वोट करेंगे, मुस्लिम वोट करने के बाद ही मुस्लिम लीडर बनेगा, हिंदू लोग नहीं वोट कर सकते हैं, मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। सो दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियन टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्टर्बिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। तो मतलब फिर ये मुस्लिम लोग थे, वो अपना खुद का ही रिलीजियस ग्रुप बनाना चाहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो गई 1907 में, और द मॉडरेट्स वर अपोज द यूज़ ऑफ बाइकआउट, क्योंकि मॉडरेट वाले ग्रुप थे ना, वो नहीं चाहते थे कि हम एकदम जो ब्रिटिशर से चीज़ें आ रही हैं उसको बाइकआउट ही कर दें। रेडिकल्स वाला ग्रुप चाहता था, लेकिन मॉडरेट्स जो थे उन्होंने इसका थोड़ा अपोज किया। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय मॉडरेट्स विथ तिलक फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड। फिर जब स्प्लिट हुआ तो उसके बाद जो मॉडरेट वाला ग्रुप था वो थोड़ा उभर के आया, वो डोमिनेट होने लगा, और जो ये तिलक लाला लाजपत राय थे ये अपना मतलब बाहर से फंक्शन करने लगे, ठीक है। इनके फॉलोअर्स थे जो वो अलग से फंक्शन करने लगे, और मॉडरेट वाला ग्रुप था वो थोड़ा उभर के आया। तो जो दो ग्रुप थे वो फिर 1915 में रीयूनाइट हो गए थे, क्योंकि ऐसे अलग अलग लड़के कुछ नहीं होने वाला था। तो फिर से वो 1950 में रेडिकल ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप कांग्रेस का फिर से रीयूनाइट हुए। फिर अगले साल क्या हुआ, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या है, साइन कर ली, ठीक है, द हिस्टोरिक लखनऊ एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, ठीक है। उन्होंने फिर डिसाइड किया, जो मुस्लिम लीग था और जो कांग्रेस थे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग साथ में काम करेंगे। तो उन्होंने साइन वाइन भी कर लिया था, और वो मतलब दोनों साथ में रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट इन द कंट्री। कोई फिर ऐसे अलग से सीट रिजर्व नहीं रहेगी, साथ में करेंगे, ठीक है। अब देखिए द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अब बहुत सारे लोग, कांग्रेस लोग मिल गए, मुस्लिम लोग भी मिलने लगे, ठीक है। तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो नेशनलिज्म मूवमेंट करने लगे। तो आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। तो जो इंडियंस लोग ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए जो चीज़ें कर रहे थे, फिर वो और बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट बन गया, क्योंकि पीजेंट ग्रुप भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गया, ट्राइबल्स लोग हो गए, स्टूडेंट भी आने लगे, वुमेन्स भी लार्ज नंबर में, फैक्ट्री वर्कर, सब लोग इस मूवमेंट पे उभर के आने लगे, ठीक है। तो कुछ बिजनेस ग्रुप्स थे जिन्होंने भी इस एक्टिविटी को सपोर्ट किया, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने लोग उभर के आने लगे? देखिए ऐसा इसलिए हुआ ना, क्योंकि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब
ब्रिटेन का किसी के साथ वॉर हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो थोड़ा सुधर गई थी इंडिया की, क्योंकि इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का बहुत राइज हुआ था। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स, ठीक है, क्योंकि अब जो ब्रिटेन था वो वॉर में बिजी हो गया था अपना, ठीक है, लड़ाई झगड़े में, और फिर वो इंडिया से भी जो चीज़ें हैं वो इंडिया से लेने लगा। इंडिया से मतलब वॉर के लिए सप्लाई, जो डिमांड, जो चीज़ें चाहिए थी वॉर के लिए, ठीक है, उसके लिए इस चीज़ें मांगने लगा, ठीक है। तो मतलब जो बिजनेस वाले ग्रुप थे ना, उनको इस वॉर से थोड़ा फ़ायदा हुआ, क्योंकि लड़ाई ब्रिटेन अपना बिजी था और यहाँ से डिमांड कर रहा था चीज़ों के लिए, तो थोड़ा फ़ायदा हुआ उनको। लाइक मतलब जो वो लोग थे, ब्रिटिशर्स लोग थे, वो जूट बैग, क्लोथ, इन सब के लिए जो है डिमांड कर रहे थे। तो जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने क्या करा, इससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने कॉमन लोगों पे थोड़ा टैक्स वैक्स भी ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उनके लिए तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन बिजनेसमैन को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, ठीक है। एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। तो बाहर से चीज़ें फिर इंडिया में नहीं आ रही थी, क्योंकि ब्रिटेन अपना वॉर में बिजी हो गया था, तो अब वहाँ से कुछ चीज़ें आ ही नहीं रही थी इंडिया में, और इंडिया से जो बाहर चीज़ें जा रही थी उनके लिए, तो इंडिया में थोड़ा इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो गई थी। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड, इंडियन इंडस्ट्री जो है एक्सपेंड हो गई थी वॉर के दौरान, ठीक है। और जो बिज़नेस ग्रुप था उन्होंने भी देखा कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन वॉर से क्या हुआ, जो ब्रिटिश आर्मी थी वो एक्सपेंड हो गई, वो बढ़ गई। तो जो विलेजर्स थे, ठीक है, उन्होंने उनको फोर्स किया गया कि तुम इंडिया से सोल्जर भेजो हमारे लिए वहाँ पे ब्रिटिश में, ठीक है, वहाँ पे हमारे लिए सोल्जर्स भेजो, क्योंकि उनको अपनी आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इंडिया से जो गांव के लोग थे, मतलब किसान विसान या ट्राइबल लोग थे, उनको एज ए सोल्जर वहाँ ले जाने लगे, ठीक है। और बहुत से सोल्जर्स भेजे गए वहाँ पे अब्रॉड में, ठीक है। बहुत से लोग तो वहाँ मर गए और कुछ लोग जो है वहाँ से लड़के जो है वापस इंडिया में आए। तो फिर उन्होंने जब वहाँ लड़े, वहाँ घूमा, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई ना कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, लाइक एशिया, अफ्रीका, हर जगह के लोगों पे उन्होंने अपना राज कर रखा है, और हर जगह के लोगों को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब ब्रिटिशर्स का सिर्फ इंडिया पे ही राज नहीं है, एशिया अफ्रीका के लोग हैं वहाँ पे, वो भी उन लोगों पे राज कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। उन्होंने ये देखा। सो फर्दर मोर 1970 में क्या हुआ, रसिया में रिवॉल्यूशन हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन। न्यू अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर स्ट्रगल्स एंड आइडिया ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। तो इंडिया लोग भी उससे इंस्पायर हुए, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने भी स्टार्ट किया। अब देखिए द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। It is in these circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader। तो महात्मा गांधी जो है ना, इन सारे जो भी नेशनल मूवमेंट हुए उनमें एक मास लीडर उभर के जो है महात्मा गांधी आए। जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जो है वो अपनी 46 के एज में इंडिया में आए, ठीक है। लाइक 1951 में साउथ अफ्रीका से वो इंडिया में आए जब वो 46 साल के थे। Having led Indians in that country is non-violent marches against racist restrictions। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी जी ये बोलते थे ना कि नॉन वायलेंस रखो, अहिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सारी चीज़ें मत करो। महात्मा गांधी ऑलरेडी एक रिस्पेक्टेड लीडर थे जिनको इंटरनेशनली सब लोग जानते थे। वो साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने अपनी स्टडी की थी। सो हिज अफ्रीकन कैंपेन्स हैड बॉट हिम टू कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप ऑफ इंडियंस। तो वो अफ्रीका में ही रहते थे, तो अफ्रीका में जब कैंपेन होते थे तो वो बहुत इंडियंस के कांटेक्ट में भी आए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, पारसीस हो गए, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियंस, अपर क्लास, लॉयर, सबके कांटेक्ट में ही आए। तो जो महात्मा गांधी थे वो पहले 1 साल तो वो इंडिया में ट्रैवल ही करते रहे, क्योंकि उन्हें समझना था कंट्री को, अंडरस्टैंड करना था यहाँ के लोगों को, उनकी नीड क्या है, उनकी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो फर्स्ट ईयर में तो महात्मा गांधी 1 साल पूरा इंडिया उन्होंने घूमा, समझा। तो उनका जो उन्होंने सबसे पहले जो मूवमेंट स्टार्ट किया था ना, वो किया था चंपारण में, ठीक है, खेड़ा एंड अहमदाबाद, वेयर ही केम इन कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने पहला जो मूवमेंट चंपारण में स्टार्ट किया था, खेड़ा या अहमदाबाद में, जहां वो राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई के कांटेक्ट में भी आए थे और वो जीते भी थे इनको।
अब हम जो 1919 से 1922 में जो मूवमेंट हुए थे ना, इसके बीच में उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके वजह से हम आज़ाद है, हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था। सो द रिवॉल्ट सत्याग्रह, इसमें सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। सॉरी, सत्याग्रह का मतलब क्या था ना कि देखिए, तो सत्याग्रह में मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स का जो भी चीज़ होगी, हम फॉरेनर की लाई हुई चीज़ एकदम बाइकआउट कर देंगे, उनकी चीज़ें नहीं हम यूज़ करेंगे। तो 1919 में गांधी जी ने एक मूवमेंट किया सत्याग्रह का, ठीक है, अगेंस्ट द रोवेल्ट एक्ट दैट ब्रिटिश हैड जस्ट पास। एक रोवेल्ट एक्ट था, ठीक है, उसका अपोज किया था गांधी जी ने, रोवेल्ट एक्ट जो ब्रिटिश ने पास किया था। So the act curbed fundamental rights such as freedom of speech, expression, strength, police power। तो जो ये रोवेल्ट एक्ट था ना, इस एक्ट के अंडर क्या था कि जो इंडियंस हैं उनको फ्रीडम्स ऑफ राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और उन्होंने अपनी पुलिस के स्ट्रेंथ भी बढ़ा रखी है ब्रिटिशर्स ने, जो कहीं पे भी हम इंडियंस को अगर हमने थोड़ा भी कुछ करा तो हमें गोली गोली मार सकते हैं, ठीक है, ये वो। तो इस रोवेल्ट एक्ट का जो है गांधी जी ने बहुत ही अपोज किया था, ठीक है। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर फेल्ट दैट द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल बेसिक फ्रीडम। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना यही बोलते थे कि गवर्नमेंट का पास कोई भी राइट नहीं है कि जो हम इंडियंस हैं, हमारी क्या है, हमें ये बेसिक नीड्स ही हमारी पूरी नहीं करने दे, हमारी फ्रीडम को ही छीन ले, इनको कोई भी राइट नहीं है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इस एक्ट को, डेविलिश बोला, बहुत ही शैतानी, बहुत ही ख़राब जो ये एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट में हमें, इस एक्ट के अंडर हमारी अपनी ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अपोज किया उन्होंने। सो गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू हिस एक्ट। तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को बोला कि एक नॉन वायलेंट अपोजिशन करो, मतलब अपोजिशन करो, बोलो, नारे लगाओ, लेकिन नॉन वायलेंट होना चाहिए। लड़ाई, मार, झगड़ा, मारपीट, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हड़ताल करो, स्ट्राइक करो, ठीक है, नारेबाजी करो, लेकिन नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब वायलेंस नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। तो सत्याग्रह सभा वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। तो जो रोवेल्ट सत्याग्रह था वो सबसे बड़ा एंटी स्ट्रगल मूवमेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है, लाइक वो सिटी में तो रिस्ट्रिक्टेड था, फिर भी ये हुआ। तो इन अप्रैल 1990 उसके बाद क्या हुआ, देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज ब्रिटल मेजर्स टू सप्रेस दैम। फिर ये रोवेल्ट एक्ट को हटाने के लिए जो महात्मा गांधी ने बोला था ना हड़ताल करो, तो बहुत सारी हड़ताल हुई कंट्री में, और जो गवर्नमेंट थे उन्होंने लोगों को दबाने के लिए उनको मारा पीटा, ठीक है, बहुत मतलब अत्याचार उन लोगों के साथ किया। जलियांवाला बाग के बारे में आपने सुना होगा, जलियांवाला बाग जहाँ पे क्या है, लोग मतलब अमृतसर में बैसाखी में लोग मिलते हैं आपस में, ठीक है, 13 अप्रैल को जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जलियांवाला बाग में लोग हड़ताल कर रहे थे, बैठे थे यहाँ पे बैसाखी में अमृतसर में, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे लोगों को मार दिया, गोली बंदूक सारी चीज़ें यहाँ के लोगों को मारने लगे। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनली भी बहुत जाने जाते थे, और ब्रिटिशर्स लोगों ने भी इनको इनके अचीवमेंट के लिए सम्मानित किया था। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर को इस चीज़ों के बारे में पता चला कि कैसे ब्रिटिशर्स ने उन पे अत्याचार किए हैं, ऐसे फालतू में गोली वोली मार दी है, तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने उनकी काइंडहुड भी जो है, उनको बहुत गुस्सा आया और उनको वापस कर दी, जो क्राउन जो सम्मान ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था वो उन्होंने वापस कर दिया था उनको। तो इस रिवॉल्ट के टाइम सत्याग्रह जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने ये इंश्योर किया कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलके जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो दिस वाज आल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडियन एज अ लैंड ऑफ ऑल द पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री। तो लाइक महात्मा गांधी यही देखते थे हमेशा इंडिया को कि इंडिया उन सभी लोगों की है जो इस कंट्री में रह रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ नहीं मानते थे, इंडिया उनकी है जो इस कंट्री में रह रहे हैं। तो वो सबको सपोर्ट करते थे, लाइक हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको सपोर्ट करते थे। अब देखेंगे खिलाफत एगिटेशन, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। द खिलाफत इशू वॉज
वन सच कॉज, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यही था कि नॉन वायलेंस के साथ तुम चीज़ें करो, मारपीट में मत आओ सीधे, महात्मा गांधी बोलते थे। तो 1920 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश था उन्होंने क्या करा, इम्पोज्ड अ हार्श ट्रीटी ऑन द तुर्किश सुल्तान और खलीफा। मतलब जो तुर्किश के सुल्तान थे जिन्हें खलीफा बोलते हैं, उन पे बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा उनके साथ अत्याचार करा, ठीक है। और जो पीपल थे उन मतलब जो जलियांवाला बाग में भी जो इतना गंदा उन लोगों ने चीज़ें कर रखा था, तो लोगों के अंदर बहुत ही गुस्सा था इन सब चीज़ों को लेके। और सारे इंडियन और मुस्लिम थे, वो भी चाहते थे कि जो खलीफा है उनको सारी चीज़ें वापस मिल जाए, और वो ही जो है मुस्लिम और उनकी जो होली जगह वहीं पे वही खलीफा ही रहें। ठीक है। तो जो लीडर्स थे खिलाफत एगिटेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और गांधी जी ने भी उनको सपोर्ट किया, और कांग्रेस को भी कहा कि कैंपेन करो किसके अगेंस्ट, पंजाब रॉन्ग्स, मतलब जो जलियांवाला बाग हुआ है उसके अगेंस्ट कॉम्पैक्ट कैंपेन जो है तुम करो, ठीक है, और स्वराज की मांग करो। तो जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था वो काफ़ी बढ़ चढ़ के आया 1921 से 1922। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल को छोड़ दिया था, और बहुत से लॉयर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गया, CR दास हो गए, ठीक है। इन सब लोगों ने भी अपनी जो भी ये लॉयर की प्रैक्टिस थी इन सबको गेव अप कर दिया, वहाँ से ये हट गए। ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडेड एंड लेजिस्लेचर्स बाइकॉटेड। और ब्रिटिश के जो टाइटल ब्रिटिश लोगों ने लाइक इंडियन को वो करने के लिए टाइटल्स दिए थे इनको बड़े बड़े, इन सबको भी इन्होंने वापस कर दिया इंडियंस ने, और इनका सारा जो भी चीज़ें नियम लागू करते थे उसको भी बाइकआउट कर दिया। और लोग थे जो मतलब जो फॉरेन से क्लोथ्स आते थे उन सबको इन्होंने जला दिया। तो जो फॉरेन क्लोथ था इंडिया में, जो फॉरेन की चीज़ें आते थे वो बहुत ही गिर गया था 1920 और 1922 में। बट ये तो एक सिर्फ शुरुआत थी, ठीक है। अभी जो रिवॉल्ट का लार्ज पार्ट था वो बाकी था होना। तो पीपल्स इनिशिएटिव, लोगों के इनिशिएटिव बताए गए हैं कि कैसे कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के इस रिवॉल्ट पे पार्टिसिपेट किया था। इन मैनी केसेस पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली, ठीक है। बहुत से लोगों ने तो जो ब्रिटिश का रूल मतलब ब्रिटिश लोगों को हटाना नॉन वायलेंटली, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के, सिर्फ हड़ताल करके स्ट्राइक करके बोलते थे कि ब्रिटिश लोग नहीं मानेंगे, उनको उनके साथ उनके ही जैसा करना पड़ेगा, जैसे वो हम लोगों पे सीधे अटैक कर देते हैं तो हमें भी उन पे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि जो हम सिर्फ बोल के या फिर हड़ताल करके उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसे। तो बहुत से लोगों ने इसको रजिस्ट भी किया, और मतलब इन अदर डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटिंग गांधी जी कॉल देयर इन ओन मैनर, ठीक है, प्रोटेस्टेड इन वेज दैट वर नॉन इन अकॉर्डेंस विद द आइडियाज़, ठीक है। इन ईदर केस पीपल लिंक विद देयर, बहुत से लोग थे जो इनके मूवमेंट के साथ जुड़े, जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि खेड़ा गुजरात पाटीदार में जो पीजेंट थे उन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया नॉन वायलेंट कैंपेन, किसके अगेंस्ट, जो हाई टैक्स वो लोग ज़मीन पे ले रहे थे ब्रिटिशर लोग, इसके अगेंस्ट उन्होंने भी जो है नॉन वायलेशन कैंपेन जो है उन्होंने स्टार्ट किया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इंटीरियर तमिलनाडु, जो मतलब कोस्टल आंध्रा में और तमिलनाडु में जो लिक्वर शॉप थे उनको भी इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बेसिकली महात्मा गांधी ये चाहते थे कि बिना लड़े झगड़े हमें उन लोगों को हटाना है, हड़ताल करनी है, लेकिन बिना लड़े झगड़े ऐसे इतना हो नहीं पाता ना। तो इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश जो ट्राइबल थे और पुअर पीजेंट थे, ठीक है, उन्होंने भी फॉरेस्ट सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया, क्योंकि जो ट्राइबल्स लोग थे उनको ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट में जाना मना कर दिया था। तो उन्होंने फॉरेस्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया। कभी कभी वो अपने कैटल्स को फॉरेस्ट में ऐसे ही बेच देते थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उनको फॉरेस्ट जो ग्रेजिंग फ़ी है वो भी नहीं देते थे, मतलब गाय भैंस चल रहे हैं, ब्रिटिशर्स इसकी भी फीस मांगते थे कि अगर तुम्हारे गाय भैंस हमारे जंगलों में आके चल रहे हैं तो हम उसको चल रहे हैं मतलब घास खा रहे हैं तो तुम हमें उसका टैक्स दोगे। तो फिर अब वो लोग तो अपोज कर ही रहे थे पीजेंट लोग उनका, तो उन्होंने अपने गाय भैंस जंगलों में भेज दिए, ऐसी ग्रेजिंग फ़ी भी नहीं दी। They were protesting because the colonial state had restricted their यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स इन वेरियस वे। अब वो इसीलिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ये सारी चीज़ों को, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स लोग थे ना उन्होंने क्या है जो ट्राइबल्स थे उनको उनके फॉरेस्ट रिसोर्स यूज़ ही नहीं करने दे रहे थे,
और वो ये भी सोचते थे कि जो गांधी जी है वो उनके टैक्सेस को भी रिड्यूस करेंगे, और जो फॉरेस्ट रूल और रेगुलेशन है कि हम फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं ट्राइबल्स लोग, उसको भी हटाएंगे। और बहुत से फॉरेस्ट में ऐसे विलेजर्स और पीजेंट थे जिन्होंने बोला कि स्वराज बिलीव दैट गांधी राज, ठीक है, वो गांधी राज बोलते थे, जो कि अब इस्टेब्लिश होने वाला है, गांधी जी का ही राज चलेगा। अब सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान में है, जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे और पीजेंट थे, वो मतलब वो भी बहुत ही उत्सुक थे खिलाफत कॉल के लिए, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत कॉल के लिए भी बोला था। और बंगाल में भी खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन अलाइंसेस थे, वो बहुत ही उठ के आए और नेशनल मूवमेंट पे बहुत यूनिटी दिखाई उन्होंने। और जो पीपल थे पंजाब के, द अकली एगिटेशन ऑफ द सिंह सॉट टू रिमूव करप्ट महंत। सो कुछ लोग महंत ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स लोगों को सपोर्ट करते थे, ठीक है, गुरुद्वारास में, तो इन लोगों को भी हटाने को बोला था। सिख लोगों ने इनको हटाया वहाँ से। और जो मूवमेंट था गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और ये मूवमेंट एकदम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जैसा ही था। और इन असम में जो था टी गार्डनर्स और लेबर्स थे, वो गांधी जी के बहुत नारे लगाते थे, गांधी जी की जय, और बोलते थे कि उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ा दी जाएगी। तो उन लोगों ने क्या है, ब्रिटिश के प्लांटेशन को छोड़ दिया, अपने खुद के प्लांटेशन वो लोग करने लगे, ठीक है, और जो गांधी जी बोलते थे वही चीज़ वो फॉलो करते थे। तो लाइक एक गांधी राज चल गया था उस टाइम पे, कि हर जगह से लोग जो है गांधी जी को बहुत मानने लग गए थे और सोचते थे कि मतलब गांधी जी जो है हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो पीपल महात्मा, तो जो गांधी जी हैं वो लोगों के महात्मा बन गए थे। सो वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। तो हम जैसे ऊपर सारी चीज़ें देखी कि लोग कैसे गांधी जी को मान रहे थे, तो इन सारी चीज़ों को देख के हमें ये पता चलता है कि लोग गांधी जी को मसीहा मान रहे थे। मतलब वो ऐसा समझ रहे थे ना कि जो गांधी जी है वो उन लोगों की गरीबी दूर करने में, जो भी उनकी हालत है वो दूर करने में गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी नॉट क्लास कन्फ्लिक्ट। जो गांधी जी थे ना वो ये चाहते थे कि जो चीज़ हो यूनिटी से हम एक साथ मिल के करें, लड़ाई झगड़ा करके ना करें। लेकिन जो पीजेंट थे कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार एंड एग्रीकल्चर लेबर्स, बिलीव ही वुड प्रोवाइड देम लैंड। लेकिन जो पीजेंट थे वो लोग ये सोचते थे कि जो मतलब जो गांधी जी है वो हमें ज़मींदार से लड़ने में मदद करेंगे और हमें हमारी लैंड वापस दिलाएंगे। देखिए गांधी जी ये चाहते थे ना जो इंडिया के लोग हैं वो आपस में मिले और ब्रिटिशर्स को हटाए। लेकिन कि कुछ जगह पीजेंट ऐसा सोच रहे थे कि जो गांधी जी है वो हमारे ज़मींदार से हमारी लैंड वापस करेंगे। इंडियन ही थे वो ज़मींदार भी, लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि पीजेंट हो, ज़मींदार हो, सब मिलके जो है ब्रिटिशर्स को हटाए। सो एट टाइम ऑर्डनरी पीपल क्रेडिटेड गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि लोग खुद काम करते थे, अचीवमेंट खुद लोग वो लेते थे, मेहनत खुद करते थे और क्रेडिट क्या है गांधी जी को देते थे। जैसे कि फॉर इंस्टेंट एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंसेस managed to stop illegal evictions of tenants, but they felt it was Gandhiji who won this demand for them। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है जो प्रतापगढ़ का मूवमेंट था, उन्होंने ही सारी चीज़ें स्टॉप की थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट किसको दे दिया, गांधी जी को, कि गांधी जी के वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई है। और जो गांधी जी का नेम लेके भी जो ट्राइबल और पीजेंट लोग थे वो भी काम करते थे बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के आइडिया से, ठीक है। अब देखिए जो 1922 से 1929 में हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। अब महात्मा गांधी जो थे वो वायलेंट के खिलाफ थे, आपको पता है, वो नहीं चाहते थे कि अहिंसा हो, मार पीट हो, लड़ाई झगड़ा हो। तो उन्होंने क्या है जो नेशनल कॉरपोरेशन मूवमेंट है फरवरी 1922 में उन्होंने बंद करा दिया। उन्होंने ये बंद करा दिया क्योंकि नेशनल कॉरपोरेशन मूवमेंट पे उनका मानना ये था ये मूवमेंट करो, हड़ताल करो, स्ट्राइक करो, लेकिन मारपीट मत करो। लेकिन क्या हुआ था ना, फरवरी 1922 में था, एक जो किसान लोग थे उन्होंने क्या करा, एक पुलिस स्टेशन चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे आग लगा दी थी और वहाँ पे जो 20 लोग मर गए थे, 22 लोग पुलिसमैन जो है वहाँ पे उस समय मर गए थे। और वो जो पीजेंट थे उन्होंने भी ऐसे ही वहाँ पे नहीं की थी चीज़ें, उन्होंने ऐसे इसलिए किया था ना क्योंकि जो अब ये पुलिसमैन लोग थे वो क्या उनके जगहों पे आ गए जहाँ पे वो लोग रह रहे थे और वहाँ पे आके उन्होंने आग लगा दी।
तो इससे वो जो किसान लोग थे उनको गुस्सा आया, इसीलिए उन लोगों ने उनके पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे आग लगा दी थी। लेकिन गांधी जी ने बोला कि नेशनल मूवमेंट था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, तुम लोग ऐसे लड़ाई झगड़े कर रहे हो, दंगे कर रहे हो, तो उन्होंने मूवमेंट ही बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें अहिंसा चाहिए ही नहीं थी। So once the non-cooperation movement was over, Gandhiji followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. अब जो एक बार अब महात्मा गांधी का जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है वो बंद हो गया था, तो जो कांग्रेस के लोग थे वो थोड़ा स्ट्रेस में भी आ गए और उन्होंने बोला कि अब हमें जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे जाके थोड़ा काम करना चाहिए। और लीडर्स थे जैसे चित्ता रंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, दे argued that the party should fight election to the councils and enter them in order to influence government policies, ठीक है, कि ये लोग जो इलेक्शन के लिए लड़ने लगे। Through sincere social work in villages in mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. अब उन्होंने गाँव में भी बहुत ज़्यादा काम किया, तो वहाँ से भी उन लोगों को सपोर्ट मिलने लगा। They proved to be useful in launching the civil disobedience movement. इसमें मतलब उन्होंने फिर सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 में, जिसमें क्या था कि जो ब्रिटिशर्स लोगों की जो भी चीज़ वो लॉ, मतलब जो भी लॉ वो बनाएंगे हम वो मानेंगे नहीं। इसमें यह था कि वो कुछ भी लॉ बना रहे हैं हम लोग उसको मानेंगे ही नहीं। ये लॉ जो उन्होंने ये मूवमेंट करना स्टार्ट किया। तो टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, एक आरएसएस ग्रुप जो है, आरएसएस ग्रुप, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। तो दीज पार्टी हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। तो जो पार्टीज थी वहाँ पे लोगों के अलग अलग आइडियाज़ थे कि कंट्री जो इंडिया है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, दे डिकेट क्लोज्ड विद द कांग्रेस, ठीक है, रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। फिर वो अब जो कांग्रेस थी वो तो चाहती थी कि अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, पूरी तरीके से इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट चाहिए, ठीक है। तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की जब प्रेसिडेंट्स थे इंडिया के, तो इंडिपेंडेंस डे उन्होंने ऑब्जर्व किया 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे भगत सिंह के बारे में भी बताया गया है कि जो भगत सिंह बोलते थे कि इट टेक अ लाउड वॉइस टू मेक द डीफ हियर। अगर वो बोलते कि ब्रिटिशर्स लोग डीफ हैं, हमें बहुत तेज़ से जो है आवाज़ करनी चाहिए, आवाज़ बहुत तेज़ से उठानी चाहिए, तभी उनको सुनाई देगी। तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी जो है ब्रिटिशर्स ने लगाए थे। तो जैसे मतलब अब जो मतलब ये नेशनलिस्ट जैसे भगत सिंह थे और उनके जो साथी थे, उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लड़ने के लिए क्या लिया, पीजेंट लोग थे, जो ट्राइबल्स लोग थे, उनका सपोर्ट इन्होंने लिया, ठीक है। और क्या हुआ ना, जब एक बार जब ये लोग हड़ताल कर रहे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड में भी जब वहाँ पे हड़ताल हो रही थी और जब लाठी चार्ज हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हो गया था, एक पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय को जो है उनकी डेथ हो गई थी, डंडे से उनके सर पे मारते गए, तो उनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो अब इनकी डेथ हो गई थी, इन लोगों को बहुत गुस्सा आ गया था भगत सिंह लोगों को। तो इन लोगों ने क्या करा, एक ब्रिटिशर्स की वहाँ पे एक बॉम्ब फेंक दिया वहाँ पे उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया, जो मतलब इंडिया का वहाँ पे एक नेशनलिस्ट कुछ चल रहा होगा, तो इन्होंने वहाँ पे बॉम्ब फेंक दिया। और इनका इरादा किसी को मारना नहीं था, ये बॉम्ब फेंक के मारना नहीं चाहते थे, वो बस ये बोलना चाहते थे कि हम इतनी तेज़ से आवाज़ करेंगे कि जो ये बहरे इन लोगों को सुनाई दे, ठीक है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स लोगों ने फिर उन पे ये आरोप लगा दिया कि भगत सिंह हमें मारना चाह रहे थे, ये वो, और उनको 23 एज ऑफ 23 उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। अब देखिए द मार्च टू दांडी मार्च सुना होगा सबने, इसके बारे में ये पढ़ेंगे अब। सो पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। अब पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट खुद से तो आएगा नहीं, ठीक है, लोगों को इसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। तो 1930 में क्या हुआ, जो गांधी जी थी उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि हम लोग जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देंगे। जो ब्रिटिशर्स लोग नमक पे भी लॉ टैक्स लगा रहे हैं उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल फॉर ऑफ सॉल्ट। मतलब इस लॉ के अंडर क्या था, सॉल्ट लॉ के अंदर, कि जो सिर्फ ब्रिटिशर्स है वही लोग सॉल्ट बना सकते हैं और वही लोग सॉल्ट बेच सकते हैं। तो इसको तोड़ना था इस लॉ को। तो महात्मा गांधी अपने नेशनलिस्ट के साथ जो है इस
सिंफुल जो ये लॉ था उसको तोड़ना चाहते थे, क्योंकि जो सॉल्ट है वो सब एसेंशियल आइटम है फूड का, भले ही अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, आजकल सबको सॉल्ट चाहिए। अब इस पे भी अंग्रेज लोग टैक्स लगा रहे थे, जबकि सॉल्ट बनाने में कुछ इतना पैसा ऐसा कुछ तो मिलता नहीं है, लगता नहीं है। तो जो गांधी जी है वो अपने फॉलोवर्स के साथ 240 माइल जो है वो पैदल चल के गए थे साबरमती से कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, जहाँ पे उन्होंने क्या किया था, ये लॉ ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ, जहाँ पे उन्होंने क्या है, नेचुरल सॉल्ट जो समुद्र के किनारे हुआ था ना, सॉल्ट वहाँ पे मिलता है समुद्र के किनारे, तो वहाँ से सॉल्ट जो है उठाया था और सी वाटर को गर्म भी किया था सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा था। और जो पीजेंट ट्राइबल्स और वुमेन थे वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसमें लार्ज नंबर पे। और बिजनेस फेडरेशन थे, उन्होंने पैम्पलेट भी छपवाए सॉल्ट इशू के रिगार्डिंग। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ट्राई किया कि ये मूवमेंट को बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत से लोगों को जेल में भी भेज दिया। So the combined struggle of Indian people bore fruitful when Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy। तो अब इस जो ये इतना स्ट्रगल कर रहे थे इसका फल भी मिला, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास हुआ 1935 में, जिसमें अब इंडिया को जो थे थोड़ी फ्रीडम मिलने लग गई थी, थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत राइट्स उन्हें मिलने लग गए थे कि अब हमें इलेक्शन में बैठने का या लड़ने का अधिकार था, ठीक है। अब जो कांग्रेस था वो 7 गवर्नमेंट 11 प्रोविंसेस होते थे, उसमें से 7 जो हैं वो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती थी। तो 1739 सितंबर में आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो उभर के आ गया। 2 ही साल जो है कांग्रेस ने अभी आई थी प्रोविंसेस में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। और हिटलर था ना, सबके सुना होगा हिटलर के बारे में। हिटलर जो अपने ही देश के लोगों को वहाँ पे कुछ करता था तो उन लोगों को मार देता था। तो जो कांग्रेस लोग थे उन्होंने बोला सपोर्ट, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ रेडी हो गए कि हम तुम्हें हिटलर से लड़ने में तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हिटलर अपने ही देशों के लोगों को भी मारता था, तो ब्रिटिशर्स भी उससे परेशान थे। तो कांग्रेस ने बोला कि हम तुम्हारा साथ देंगे हिटलर को मारने में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें इंडिया को, जैसे ही वॉर ख़त्म होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तुम्हें इंडिया को क्या है एकदम आज़ाद करना होगा, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इनकी क्या डिमांड जो है मना कर दी, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दी। तो कांग्रेस जो लोग थे उन्होंने अपने पोस्ट से भी रिज़ाइन कर दिया था। फिर देखिए क्विट इंडिया एंड लेटर, इसमें इंडिया से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो आंदोलन उठाए थे उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया है कि महात्मा गांधी ने डिसाइड किया टू इनिशिएट अ न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो महात्मा गांधी ने फिर से इनिशिएटिव लिया कि हमें फिर से मूवमेंट उठाना चाहिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी चाहिए। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड देम, उन्होंने बोला कि ब्रिटिशर्स को अभी के अभी इंडिया जो है छोड़ना पड़ेगा। टू द पीपल ही सेड, उन्होंने लोगों से बोला कि करो या मरो, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, तुम्हें ब्रिटिश से फाइट करनी है, बट लेकिन तुम्हें जो फाइट होनी चाहिए नॉन वायलेंटली होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से ही हिंसा नहीं चाहते थे, वो लोग अहिंसा नहीं चाहते थे, वायलेंस नहीं चाहते थे। तो वो बोलते थे कि लड़ाई झगड़ा करके मारपीट मत करना। तो गांधी जी और उनके और लीडर्स थे उनको जेल भेज दिया था जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ। लेकिन स्पेशली जो थे ना पीजेंट और यूथ थे वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, तो उन्होंने भी अपनी स्टडीज़ को छोड़ के इसको ज्वाइन कर दिया था। तो बहुत से लोग जो थे इस मूवमेंट पे आ गए थे और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी अलग अलग जगह पे। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वर सीवियर रिप्रेशन, तो मतलब पहला जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो आया कि इंडिया अभी छोड़ो तुम लोग ये वो, तो जो पहला रिस्पॉन्स इसका ब्रिटिशर्स का था वो बहुत ही बेकार था। उन्होंने 1943 के एंड तक 90,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, 1,000 लोगों को पुलिस फायरिंग में उन्होंने मार दिया था। और उन लोगों ने तो क्या था, एयरप्लेन से ही वो जो है नीचे लोग झुंड में इकट्ठा रहते थे, एरोप्लेन से वो लोग अपनी मशीन्स गन्स जो है वो छोड़ने लगे। अब टूअर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंस हुई ना उसके साथ इंडिया का पार्टीशन भी हो गया। तो जो मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। अब जैसे 1940 में जैसे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस की टूवर्ड्स बढ़ रहा था, आज़ादी जैसे जैसे मिलने ही वाली थी, तो जो मुस्लिम लीग जो थे ढाका में बनाई थी ना, मुस्लिम लोगों ने अपना ही ये ग्रुप बना लिया था। वो ये डिमांड कर रहे थे कि हम मुस्लिम को क्या है
इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए हमें, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में हमें खुद के कंट्री चाहिए। तो द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशंस और पाकिस्तान, ठीक है। वाई डिड द लीग आस्क फॉर द ऑटोनोमस अरेंजमेंट, तो जो ये लीग है वो क्यों चाहती थी अलग होना। देखिए लेट 1930s में क्या हुआ था, द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। जो ये लीग है ना वो मुस्लिम को हिंदू से अलग देखने लगी थी, वो सोचने लगे थे कि जो मुस्लिम है उनका अलग नेशन होना चाहिए। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन, अब इसके वजह से क्या हुआ, मुस्लिम लोग अलग होना चाह रहे थे हिंदू से, तो एक टेंशन हो गया था हिंदू और मुस्लिम ग्रुप के बीच में 1920 से 1930 तक, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा ये हुआ था कि द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 सीम टू हैव कन्विंस द लीग दैट मुस्लिम वर अ माइनॉरिटी एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। और क्या हुआ था ना, जब इलेक्शन हुआ था 1937 में, तो मुस्लिम लीग को ये भी लगा था कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हमें हमेशा सेकंड पे रखा जाता है और हमें पहले नहीं रखते हैं, और हमें इलेक्शन में उतना ये लोग आने भी नहीं देते हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा ही पैदा हो गया था कि अगर हम इंडिया में रहे तो ये लोग हमें दबा के रखेंगे, नीचे रखेंगे, इसलिए वो पार्टीशन चाह रहे थे कि मुस्लिम को ये फियर था कि हम अनरिप्रेजेंटेड रहेंगे, हमें जो है गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में भी जगह नहीं दी जाएगी। तो कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 ऑल्सो अनार्ड लीग। अब जो कांग्रेस लोग थे वो मुस्लिम्स को भी उन्होंने अपनी उसमें नहीं लिया ग्रुप में, तो इसकी वजह से क्या है, मुस्लिम लोग जो उन्हें लगा कि ये लोग तो हमें अनॉय कर रहे हैं। So the Congress failure to mobilize the Muslim masses in 1930 and allowed the League to widen its social support. It sought to enlarge its support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. अब क्या है, बहुत से कांग्रेस लीडर जो है वो जेल में थे, तो अब ये मुस्लिम लोगों को एक मौका मिल गया था कि अब हम इंडिया से अलग हो जाते हैं, पार्टीशन करने का उन्हें टाइम आ गया था। तो जब वॉर एंड हुआ 1945 में, तो जो ब्रिटिश थे उन्होंने ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस द लीग एंड देमसेल्फ फॉर दैट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश लोगों ने ही बोला था कि तुम आपस में मिलके रह लो, इंडिया तो अब इंडिया आज़ाद होने ही वाला था 1945 में, तो मतलब 47 में तो हो ही गया था। तो अब ऐसा था कि ब्रिटिशर्स लोग भी कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने बोला कि कांग्रेस और लीग को, मुस्लिम लीग को, कि तुम एक हो जाओ इंडिपेंडेंस इंडिया में। लेकिन ये जो चीज़ थी वो फेल हो गई क्योंकि जो लीग है वो चाहते थे कि हमें एक अलग ही कंट्री हो, वो इस चीज़ को मान ही नहीं रहे थे, ठीक है। और कांग्रेस ने भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था। तो इलेक्शन थ्रू द प्रोविंसेस वर अगेंस्ट हेल्प, फिर से इलेक्शन हेल्प हुए 1946 में, और जो कांग्रेस है उन्होंने अच्छा किया जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन जो कुछ सीट्स थी वो क्या है, मुस्लिम्स लोगों के लिए पहले से ही रिजर्व थी क्योंकि उन्होंने डिमांड किया था। तो इट परसिस्टेड विद ए डिमांड फॉर पाकिस्तान, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी डिमांड किया। मार्च 1946 में जो ब्रिटिश कैबिनेट थी वो बैठी, अ 3 member ऑफ मिशन टू दिल्ली टू एग्जामाइन दिस डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। अब मुस्लिम लोग डिवाइड करने लगे, मतलब बोलने लगे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, ये वो। सो दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडियन शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कॉन्फेडरेशन विद एन ऑटोनॉमी फॉर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। अब मतलब इंडियन ब्रिटिशर्स लोग ये चाहते हैं कि जो इंडिया है वो यूनाइट करके रहे, मुस्लिम हिंदू सब एक साथ रहे, लेकिन ये ना कांग्रेस मान रही थी ना मुस्लिम लीग है जो इसको मान रही थी, तो पार्टीशन जो अब यहाँ पे होने लगा। तो इस कैबिनेट के फेलियर के बाद जो पार्टीशन हुआ, तो मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि अब पाकिस्तान में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम पाकिस्तान लें और पाकिस्तान में चले जाएं। तो इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे उस दिन हुआ। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखिए आपस में ही इंडियंस लोग लड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम के जो है दंगे वंगे होने लगे, तो कई लोग इस दंगे में मारे भी गए, ठीक है। तो 1947 से जो है ये वायलेंस स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। मैनी 100,000 पीपल जो है वो मारे गए, और बहुत सारे मैन और वुमेन जो थे उनको इस पार्टीशन के टाइम बहुत कुछ जो है उन्हें देखना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि सारे मुस्लिम लोग जो है इंडिया से पाकिस्तान वहाँ चले जाएं। तो बहुत सारे लोग जो थे उनको अपना घर छोड़ने पड़े,
और torn asunder from their homeland, they were reduced to being refugees in the alien land। वो यहाँ पे रहना ही नहीं चाहते थे, ठीक है, वो यहाँ से जाना चाहते थे। और जो पाकिस्तान वाले इंडिया में जो पाकिस्तान वाले एरिया में जो इंडियंस थे, पंजाबी लोग जो वहाँ पे थे, उन लोगों को भी वहाँ से वो भगा के इंडिया भेजना चाहते थे। तो पार्टीशन से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में चेंज हुई, बहुत सारी सिटीज़ चेंज हुई, एक नई कंट्री पाकिस्तान जो है डेवलप हो गई थी। तो जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई है ना, ये ऐसे ही नहीं होगी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, पेन है, वायलेंस है, पार्टीशन है, बहुत सारी चीज़ है। तो देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने इस चैप्टर में। नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा, गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और फिर जब इंडिया जो है फाइनली आज़ाद हो गया तो उसके बाद पार्टीशन के बारे में पढ़ा। सो आई होप मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।